हाय हेलो इन्वेस्टर्स। सो ये वीडियो के अंदर हम जो है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो लोगों के दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यार लार्ज कैप स्टॉक्स जो है सेफ स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स में आपका रिस्क जो है अगर आप देखोगे तो बढ़ जाता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और लोगों के मिसकंसेप्शंस भी इस तरीके से होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपका एक एक मिसकंसेप्शन ब्रेक डाउन करूंगा और हम बात करेंगे कुछ ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स की, कुछ ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की जो कि एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या बेसिस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। और आखिर एज अ इन्वेस्टर आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेटर है, लार्ज कैप स्टॉक वाली, मिड कैप स्टॉक वाली या स्मॉल कैप स्टॉक वाली। क्योंकि आप कौन से कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हो ये हमें देखना है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कैटेगरी आपके रिटर्न्स को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड्स के केस में बोलते हो देखो देखो लार्ज कैप फंड है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना, आपका एज इतना ज़्यादा है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। और जब आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के केस में आते हो तब भी जो है आपको उस मैंडेट चिपकाया जाता है। मैंडेट मतलब क्या होता है? मैंडेट मतलब वो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू आपको जो है पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। और रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को कोई भी मैंडेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ही इज मैन ऑफ हिज ओन वर्ड्स, वो कुछ भी कर सकता है, उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप देखोगे तो कल को स्टॉक के फंड मैनेजर को, कोई भी कंपनी के फंड मैनेजर को अगर कुछ बाय करना है या कुछ सेल करना है तो उसे देखना पड़ेगा कि यार ये मैंडेट में, मेरे मैंडेट में तो बस लार्ज कैप स्टॉक है, मेरे मैंडेट में तो बस फ्लेक्सी कैप स्टॉक है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्ट करना जो है सबसे अच्छा है। और हर एक एग्जांपल के लिए हम जो है प्रैक्टिकल केस स्टडी लेकर आए। प्रैक्टिकल केस स्टडी को लेकर जो है हर एक चीज़, हर एक बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के अंदर, उसे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर सबसे लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि लार्ज कैप स्टॉक जो होती है ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो ये बिजनेसेस जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं। लार्ज कैप बिजनेसेस जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल बिजनेस होते हैं। यह वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है एज कम्पेयर टू आपके मिड कैप स्टॉक्स देखोगे या स्मॉल कैप स्टॉक्स देखोगे। इसके साथ साथ बहुत लोग ये भी बात करते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जो है ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम होता है, ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। और इन्वेस्टर्स परसेप्शन के हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा कम रिस्की होते हैं। तो अगर कोई भी 40 ईयर्स के ऊपर है या फिर 30-35 प्लस है तो उन्हें जो है लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर उन्हें रिस्क नहीं लेना है। तो ये ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, ऐसे कुछ हमारी थॉट प्रोसेस हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अब जो है मैं आपको एक एक बात जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर कर दिखाऊंगा। लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप बिजनेसेस जो है एकदम मैच्योर बिजनेस होते हैं। अब मैं आपको एक लार्ज कैप स्टॉक के बारे में एक एग्जांपल दूंगा जिसका नाम है एटर्नल। अब ऑब्वियसली जोमेटो है लेकिन उसका नाम जो है अगर आप देखोगे तो चेंज हो गया। तो जोमेटो का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 2,20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो इस हिसाब से अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे तो ऑब्वियसली जोमेटो जो है लार्ज कैप स्टॉक है। अब लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप जोमेटो की टॉप लाइन देखोगे, लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स मैच्योर भी होते हैं। तो जोमेटो की टॉप लाइन देखोगे तो जोमेटो की टॉप लाइन के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। यूजुअली क्या डिफाइन किया जाता है कि आपके लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ नहीं है। अगर आप नॉर्मल किसी लार्ज कैप स्टॉक को देखोगे कि टीसीएस हो गया, आपका रिलायंस हो गया, आपका इन्फोसिस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो हाँ रिड्यूस हो चुकी है। मतलब अभी अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो टीसीएस के नंबर्स आए थे, तो यहाँ पे तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही 5-10% से कंपनी जो है ग्रो कर रही है। मतलब हमारा जीडीपी रेट है उससे भी कम पेस ऑफ ग्रोथ पे कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये एक बुरी बात है। लेकिन वही चीज़ अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे जो कि वो भी लार्ज कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जोमेटो के ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अच्छे। और जोमेटो कोई स्टेबल बिजनेस नहीं है। अगर आप टीसीएस को देखोगे तो हाँ टीसीएस एक स्टेबल बिजनेस है, ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। यहाँ से इतना ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करना जिस पेस पे टीसीएस पहले ग्रो करता था वो मुश्किल है। हाँ ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जोमेटो के केस में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है अभी तक बाकी है। जोमेटो के केस में आपका अभी तक क्विक कॉमर्स जो है वो अभी तक डेवलप हो रहा है, तो वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। फिर इसके बाद अगर आप इनका फूड डिलीवरी वाला बिजनेस देखोगे तो हाँ वहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होने लगी है। लेकिन हम फिर भी बता सकते हैं कि जोमेटो का बिजनेस जो है कोई एक मैच्योर बिजनेस नहीं है, ये जो है ग्रोइंग फेज ऑफ बिजनेस के अंदर है। और जोमेटो के केस में, एटर्नल के केस में करंटली बहुत सारे फर्म्स बता रहे हैं कि इनका जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है उससे कई ज़्यादा वैल्यूएशन डिजर्व करता है इनका क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस। इनफैक्ट ब्लिंकिट का जो वैल्यूएशन है वो जोमेटो को जो है ऑलरेडी सरपास कर चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जोमेटो बीइंग अ लार्ज कैप एक ग्रोइंग बिजनेस है,
मैच्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है। और यहाँ पे कैश फ्लोज अगर आप देखोगे तो कैश फ्लोज इतने ज़्यादा नहीं है जोमेटो के केस में। इसके साथ साथ जोमेटो पहले एबिटा ब्रेक इवन चल रहा था, ब्लिंकिट पहले एबिटा ब्रेक इवन चल रहा था, इनफैक्ट एबिटा पॉजिटिव चल रहा था। लेकिन ब्लिंकिट के केस में यार अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट जो है करंटली अभी थोड़ा एबिटा उनका रिड्यूस हो गया है, इनफैक्ट एबिटा नेगेटिव भी हो गया है, क्योंकि इनके डार्क स्टोर्स का पेस ऑफ ग्रोथ रेट जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं, इनके नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। अब लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप बिजनेसेस जो है बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे तो वैल्यूएशन जोमेटो को जो पी दिया जाता है वो है 333 के आसपास का। तो ऑब्वियसली आपको ऐसी कंपनीज के अंदर पी जो है एक सही मेट्रिक नहीं होता है जज करने के लिए। तो आप यहाँ पे जो है ईवी टू एबिटा का मल्टीपल ले सकते हो, या फिर प्राइस टू सेल्स ले सकते हो, मार्केट कैप टू सेल्स ले सकते हो। तो जोमेटो के केस में अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे इनका, तो ये कुछ 11.9 के आसपास है। और उसी जगह अगर आप स्विगी को कंपेयर करोगे तो स्विगी का कंपैरेटिवली वैल्यूएशन जो है जोमेटो से बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप इनका मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे तो ये कुछ 6.9 के आसपास है। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है वैल्यूएशन में, उसके लिए भी जो है एक रीज़न है कि जोमेटो जो है आपका स्विगी से कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये रीज़न होता है आपके वैल्यूएशन डिफरेंस के लिए। स्विगी भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, लोग बोलते हैं ना लार्ज कैप स्टॉक सेफ होते, स्टेबल होते। स्विगी भी आपका ग्रोइंग बिजनेस के अंदर है, इसमें भी इनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है। आपकी ग्रोथ रेट जो आपको टीसीएस के अंदर मिलती है, दूसरे बिजनेसेस के अंदर मिलती है, उससे कई ज़्यादा टाइम्स ग्रोथ रेट जो है आपको स्विगी के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ ये कोई मैच्योर बिजनेस नहीं है जहां आपको डिफाइंड कैश फ्लोज आते हैं। स्विगी अभी भी अगर आप देखोगे तो इनका फूड डिलीवरी वाला बिजनेस भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस देखोगे तो ये भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो किसने बताया लार्ज कैप स्टॉक्स सेफ स्टॉक्स होते हैं? तो ये मुझे नहीं समझा। आपको जो है बेसिकली, चलो मैं आपको यही बातों को जो है मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा फिर से। टीसीएस के केस में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा कम है, 5% के आसपास जो है कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप पिछले 3 सालों का टीसीएस का रिटर्न देखोगे तो -2% का रिटर्न दिया है आपके टीसीएस ने। अब लोग जो है ये बात भूल जाते हैं, लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप जो है सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब आप लॉजिक से सोचो, अगर आप यही पैसे जो है अगर एफडी में लगा लेते तो एफडी में आपको जो है 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता कम से कम। और इसके साथ आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन में अज्यूम कर लेता हूँ 5 to 6% पे इंक्रीज हो रहा है। तो बेयर मिनिमम आपको आपके पैसों पे 12% वाला रिटर्न चाहिए, नहीं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पैसों पे आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। और उसमें भी आपके टीसीएस जैसे स्टॉक्स होते हैं जहां ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक भी जो है रिटर्न देना बंद कर देते। तो ये एक दिक्कत है। लोग बोलते हैं ना लार्ज कैप सेफ है। अब आप मुझे बताओ किस तरीके से लार्ज कैप सेफ है जब आपको जो है एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिल रहा है स्टॉक से। अब मैं और लार्ज कैप्स की बात करता हूँ, यहाँ पे इन्फोसिस को देख लो। इन्फोसिस का लास्ट कुछ टाइम का रिटर्न देख लो, लास्ट 3 ईयर्स का -4% है। अब आप सोचो, आप कैलकुलेशन लगा लो कि आप जो है कितना ज़्यादा लूज कर रहे हो। ऐसे लार्ज कैप, नॉर्मली लार्ज कैप वाला मेंटालिटी लेकर चलते हो ना कि लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं सेफ होते हैं, लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप खुद कैलकुलेट करा लो। अब रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है इन्फोसिस का स्टॉक? क्योंकि इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर जो है ग्रोथ नहीं है। अगर आप इस स्टॉक की टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो वही 3%, 4%, 5%, 7% के आसपास। मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स कंपनी के मेंटेन्ड है, और ईपीएस ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज कभी कभी उठा लेती है कंपनी, लेकिन वही 5%, 6% के आसपास जो है कंपनी की ईपीएस ग्रोथ है। और आप सोचो कि यार आपके कैपिटल पे आपने कितना ही रिटर्न जनरेट कर लिया, कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया। और आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे बॉस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने ज़्यादा डेंजर में हो जब आप किसी भी स्टॉक की एक मेंटालिटी ले लेते हो कि यार मुझे तो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिटानिया एफएमसीजी का वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट है। ब्रिटानिया को केस में अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल का रिटर्न दिया है ब्रिटानिया ने 17% के आसपास का, जो कि डिसेंट है। लेकिन ब्रिटानिया के केस में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ ब्रिटानिया के केस में अभी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है। सितंबर 2022 के टाइम पे ब्रिटानिया जो है आपका 15% प्लस ग्रो करता था। अभी ब्रिटानिया को अगर आप देखोगे तो 6, 7%, 5% के आसपास ग्रो कर रहा है। जब ग्रोथ रेट चले जाती है तब अगर आप आपका स्टॉक देखोगे तो स्टॉक भी जो है परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो एट दी एंड जो है आपकी वैल्यूएशन, आप कौन से वैल्यूएशन के अंदर बिजनेस के अंदर एंटर करते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन्वेस्टर्स का परसेप्शन होता है ना कि यार लार्ज कैप है, कम रिस्की है। आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी स्टॉक के अंदर एफडी से भी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हो 3 साल के लिए, तो इससे ज़्यादा रिस्की चीज़ जो है आपके लिए क्या हो सकती है? आपका अपसाइड पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है यार कि टीसीएस की जो अर्निंग्स है एकदम से 10x हो जाएगी और आपका पी री रेटिंग देखने मिलेगा हमें स्टॉक के अंदर। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ जो है मैं आपको मिड कैप के केस में बताता हूँ। अब मिड कैप के केस में लोगों का क्या कंसेप्शन होता है कि यार मिड कैप के केस में आपकी जो ग्रोथ रेट है
वो बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली मीडियम स्टाइल में रहेगी। आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी जो है ग्रोथ फेज से थोड़ा मैच्योर फेज की तरफ थोड़ा बहुत जारी होगी, फिर भी कंपनी के अंदर ग्रोथ रहेगा, लेकिन कंपनी जब इंक्रीज होगा कंपनी का साइज तब कंपनी लार्ज कैप बन जाएगी। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो गेम है ना, ये सिर्फ वैल्यूएशन का गेम है। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके वैल्यूएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता नहीं लोग जो है बिजनेसेस को मार्केट कैप से क्यों कैटेगराइज करते हैं। चलो और थोड़े मिसकंसेप्शंस क्लियर करते हैं। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही देखोगे तो लोगों का, जैसे कि मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जोमेटो के एग्जाम्पल से, वही चीज़ अगर आप कल्याण ज्वेलर्स के केस में देखोगे, लोग बोलते हैं ना कि यार लार्ज कैप के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम है। तो यही चीज़ अगर आप कल्याण ज्वेलर्स के केस में देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 40% पे ग्रो कर रहा है कल्याण ज्वेलर्स अपनी टॉप लाइन। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, आरओई भी इंक्रीज हो रहा है, आपका ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा देखने मिल रहा है, और पिछले 3 साल का आप कल्याण का रिटर्न देखो 102% के आसपास। लार्ज कैप स्टॉक है, लोग बोलते हैं ना कि लार्ज कैप स्टॉक से आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, 12, 13, 14% का रिटर्न मिलेगा। देखो कल्याण ने कितना रिटर्न दिया है पिछले साल में, जाओ चेक करो जोमेटो ने पिछले साल में कितना रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ है, और ग्रोथ फर्क नहीं पड़ता आपका स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक है स्मॉल कैप स्टॉक है, ग्रोथ अगर रहेगी तो स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, कैपिटल गेन्स आपको मिलेगी, और पीई री रेटिंग भी जो है उस स्टॉक के अंदर होगी। एक और लार्ज कैप स्टॉक है, लोग बोलते हैं लार्ज कैप बिजनेसेस मैच्योर बिजनेस होते हैं, इससे मैं आपको फिर से कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी मैच्योर बिजनेस नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा सफर कर रहा है, इसलिए स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से लेकर ऑल टाइम लो पे जा रहा है, प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है स्टॉक को। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं है, ब्रेक इवन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी है। पहले तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिल रहा था, अभी तो प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ देखने मिल रही है, और लॉसेज जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं अभी जाकर, अगर आप ओला के केस में देखोगे। पर मार्केट कैप वाइज अगर आप ओला को देखोगे तो बॉस ये भी एक लार्ज कैप बिजनेस है। तो इस तरीके का मिसकंसेप्शन जो है हमें हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि यार लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे आपको, यही चीज़ मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। अब फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आपका स्टॉक का मार्केट कैप किस तरीके से। यूजुअली एक और मिथ है लार्ज कैप का कि यार लार्ज कैप स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होते हैं, ओवर वैल्यूड होते हैं। अब आप बोलो किसी भी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो उसके अर्निंग्स के थ्रू हमें समझेगी, मार्केट लीडरशिप के थ्रू हमें समझेगी। यूजुअली अगर मैं इसका ही एग्जांपल लूँ तो ब्रिटानिया के केस में अगर आप देखोगे तो ब्रिटानिया का स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है मुझे। क्यों बताओ? क्योंकि कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ ही नहीं है, 5-7% की ग्रोथ है। लार्ज कैप के अंदर अगर आप इनका पीई देखोगे तो 60 का पीई डिमांड कर रहा है स्टॉक। अब इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, क्या पीई रेटिंग देखने मिलेगा आपको? अगर आप पेग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे इसका तो 5-6 के ऊपर चल जाता है इसका पेग रेशियो। तो किस तरीके की स्टील डील हुई है? आप लोगों का इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लोगों का, लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सेफ है पैसा? कहाँ सेफ है भाई? यही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब जो है हम मिड कैप के केस में आ जाते हैं, और मिड कैप के केस में भी जो है चीज़ें थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ बेटर देखने मिल रही है। एक और कंपनी है जो कि मुझे डिस्कस करनी थी जिसका नाम है बेक्टर फूड्स। अब बेक्टर फूड्स का पिछले 3 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 73% CAGR का रिटर्न दिया है कंपनी ने। अब लोग बोलते हैं कि यार अगर आप आज के डेट पे बेक्टर फूड्स का स्टॉक देखोगे तो ये जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी 9,500 करोड़ की, स्मॉल कैप टू मिड कैप के बीच में जो है मैं इस कंपनी को रख सकता हूँ। बेक्टर फूड्स के केस में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही थी। बेक्टर फूड्स इसलिए जो है एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी डिमांड करता था। अगर आप बेक्टर फूड्स का वैल्यूएशन देखोगे तो ये कंपनी जो है 70-80 के पीई पे भी ट्रेड करती थी, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो पीई जो है 65 के आसपास आ गया है, वही पीई जहाँ पे ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है। और आप अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो बेक्टर फूड्स की ग्रोथ रेट ओवर 20% थी, वो अभी जाकर 14% के आसपास आ गई है, 15% के आसपास आ गई है। मतलब जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपनीज के पास थी वो रिड्यूस हो गई है, पेस ऑफ ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन होने लगी है। तो आप देख रहे हो कि बेक्टर फूड्स के स्टॉक के अंदर भी जो है डी रेटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। आप देखो स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है 1900 के लेवल से 1400-1500 के लेवल के आसपास। अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिला है स्टॉक के अंदर। फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्टॉक किस वैल्यूएशन के ऊपर है। और ऑब्वियसली अगर आपकी कोई भी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो कंपनी लार्ज कैप कंपनी से कम ग्रो हो रही है, आपकी बड़ी आपसे कंपैरेटिवली हायर बिगर बेस पे कॉम्पिटिटर बैठा है। अब एक बिलीव बताता हूँ मैं आपको। बिलीव क्या होता है कि अगर आपका जो है स्मॉल बेस है कंपनी का, तो स्मॉल बेस पे ग्रो करना जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आप 10 to 20 आराम से जा सकते हो, लेकिन आपको 1 लाख to 2 लाख की सेल्स करनी है तो ये टफ हो जाता है। 10 to 20 आप आराम से कर लोगे, 100% का ग्रोथ आपकी कंपनी के अंदर आराम से आ जाएगा, लेकिन ये आपकी ऑलरेडी मार्केट लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देख रहे हो तो यार ओवर वैल्यूड ही होते हैं, और यही बड़ा रीज़न होता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट लीडर बन चुके हैं ये लोग, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। एचडीएफसी के केस में अगर आप देखोगे तो हाँ वैल्यूएशन जो है करेक्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो वही अगर आप एचडीएफसी के केस में देखोगे तो इनका प्राइस टू बुक जो है अब भी करेक्ट होना स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ थी ग्रोथ रिड्यूस होते जा रही है, और लोग बोलते कि यार अंडर वैल्यूड है बाय कर लो। भाई ये स्टॉक से ज़्यादा ओवर वैल्यूड कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यार लोगों का मिसकंसेप्शन कितना बड़ा है और लोग कितना गलत सोच सकते हैं। अब उसी केस में मिड कैप स्टॉक्स के अंदर लोग बोलते हैं कि ग्रोथ मॉडरेट रहेगा। मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो ग्रोथ रहेगी वो कंपैरेटिवली आपके स्मॉल कैप स्टॉक से जो है कम रहेगी। इसके साथ साथ मिड कैप स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है। लोग बोलते हैं स्मॉल कैप से कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। चलो आ जाओ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मिड कैप स्टॉक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेरे को आपको एक एग्जांपल देना है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। अब ये जो कंपनी है एक ईएमएस स्पेस के अंदर कंपनी है। यहाँ अगर आप कंपनी की ग्रोथ रेट देखोगे तो कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो कंपनी ग्रो कर रही है 95%, 46%, 82% के आसपास। तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वही चीज़ देखोगे, ईपैक ड्यूरेबल्स नाम की एक कंपनी है। अब ईपैक ड्यूरेबल्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, एकदम छोटी कंपनी है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपका जो ईपैक ड्यूरेबल्स है वो आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से कंपैरेटिवली फास्टर ग्रो करेगा, क्योंकि छोटी कंपनी है, बेस छोटा है। और अगर आप ईपैक ड्यूरेबल्स को देखोगे तो इनकी सेल्स का नंबर देखो, 35% के आसपास कंपनी ग्रो कर रही है। मार्जिन के अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ जो हमें किसी भी कंपनी से चाहिए हमारे पी रेटिंग के लिए, हमें पैसा बनाने के लिए, वो तो हमें इस कंपनी के अंदर देखने ही नहीं मिल रहा है। और ऑब्वियसली अब दोनों कंपनी सेम स्पेस के अंदर काम करती है, आपके ईएमएस स्पेस के अंदर दोनों कंपनीज काम करती है। और इसके साथ अगर आप देखोगे तो आपका एसी बनाना, आपका वॉशिंग मशीन वगैरह बनाना, डिज़ाइनिंग करना, इनके पार्ट्स वगैरह बनाना है, तो ये सारे सेगमेंट्स के अंदर दोनों कंपनीज अगर आप देखोगे तो काम करती है। लेकिन स्टिल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपैरेटिवली 27,000 करोड़ की कंपनी, ईपैक ड्यूरेबल से अगर आप साइज कंपेयर करोगे तो 5x के आसपास, 5x नहीं 6x के आसपास जो है वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। इनके रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यूज़ 4,000 करोड़ के आसपास का है, और ईपैक के रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो 2,000 करोड़ के आसपास के है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो बेस है वो डबल है ईपैक से, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो भाई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। इसलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाता जाता है ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन ईपैक ड्यूरेबल जैसा स्टॉक देखोगे जहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट जा चुकी है, तो आप देख सकते हो स्टॉक के अंदर जो है डी रेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार कि आपका मिड कैप स्टॉक जो है कम रिस्की होता है आपके स्मॉल कैप स्टॉक से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, ब्रिटानिया और वेक्टर के केस में आपका लार्ज कैप स्टॉक जो है कंपैरेटिवली आपके स्मॉल कैप स्टॉक से ज़्यादा रिस्की हो गया, क्योंकि यार पिछले 3 सालों के अंदर उसने कुछ पैसा ही नहीं बनाया, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है पहले आ रही थी वो ग्रोथ ही चले गई। अब लोग जो है पुरानी ग्रोथ को रिलेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स का स्टॉक। अब लोग पुरानी ग्रोथ को रिलेट करते बोलते कि यार एशियन पेंट्स के स्टॉक ने जो है बहुत ज़्यादा पैसा बनाया था, अभी भी पैसा बनाकर देगा। अगर आप पिछले 10 साल का कैगर देखोगे तो 12% का कैगर के रेट पे एशियन पेंट्स ने पैसा बना कर दिया। अगर आप इसका पिछले 10 साल का चार्ट भी देखोगे तो आप देखो स्टॉक जो है 700 के लेवल से हाई बनाया था 3000 के लेवल के आसपास, और उसमें भी आपके शेयर स्प्लिट्स कंसिडर कर लो, डिविडेंड्स, बोनसेस वगैरह, स्प्लिट्स वगैरह कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अब भी अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स के स्टॉक के अंदर जो है हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। करेक्शन क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि एशियन पेंट्स की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रिड्यूस हो गई है। मैनेजमेंट, पूरा पेंट इंडस्ट्री का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है कि आपकी ग्रोथ जा चुकी है, पेंट बिक नहीं रहे, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है जब से बिरला ओपस जो है एंटर हुआ है आपके पेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो तब से आपकी पेंट इंडस्ट्री प्रॉब्लम के अंदर है। तो आप देखोगे एक बार इंडस्ट्री प्रॉब्लम के अंदर आ गई, बिजनेस के अंदर ग्रोथ चले गई। अब पिछले 3 साल का एशियन पेंट का रिटर्न देख लो -7%, और आप बोलते हो यार लार्ज कैप स्टॉक जो है सेफ स्टॉक्स है। कहाँ से सेफ स्टॉक्स है भाई? -7% का रिटर्न दिया है। एफडी में आप 7% बना रहे थे। अब कहाँ से सेफ इन्वेस्टमेंट हो गई है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, इन्फ्लेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि लोग जो है यूजुअली इग्नोर कर देते और जनरल परसेप्शन के ऊपर चलते मार्केट के अंदर कि यार देखो लार्ज कैप है तो सेफ है, मिड कैप है तो मॉडरेट रिस्क है, स्मॉल कैप है तो ज़्यादा रिस्क है। अब जो है मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं एक बात बताता हूँ, यूजुअली लोग क्या बोलते हैं कि यार आपके स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर जो है ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपके मिड कैप स्टॉक्स के अंदर या लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर। एक लार्ज कैप कंपनी है स्टील ट्यूब्स वाली जिसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, मार्केट कैप 44,000 करोड़। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर आपकी कंपनी स्मॉल कैप है तो वो आपकी लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा ग्रो करेगी। आ जाओ अभी एक एग्जांपल ब्रेक डाउन करते। जेटीएल इंडस्ट्रीज जो कि इसी सेगमेंट के अंदर काम करती है, स्टील पाइप और ट्यूब्स वाले सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे अगर आप इनकी ग्रोथ देखोगे तो
मुझे पता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम चल रहा था, स्टील के प्राइसेस रिड्यूस होते जा रहे थे, तो इसलिए डी स्टॉकिंग वगैरह करना पड़ा, इन्वेंट्री स्टोर करनी पड़ी आपके वेंडर्स वगैरह को, ये सब चीज़ें मुझे पता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखोगे तो JTL तो बहुत छोटा बिजनेस है ना यार, तो इसको तो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करना चाहिए। लेकिन अगर आप JTL के केस में देखोगे तो टॉप लाइन के अंदर -20% का इंक्रीज देखने मिला है। हालांकि ऐसे बिजनेसेस के अंदर जब चीज़ें खराब होने लगती है तब आपको वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करनी पड़ती है। तो अगर आप JTL का वॉल्यूम ग्रोथ भी जाकर रीड करोगे तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ आपके APL अपोलो ट्यूब से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा कम है। JTL का कुछ 13% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है, और उसी टाइम पे अगर आप APL अपोलो ट्यूब्स का वॉल्यूम ग्रोथ कंसिडर करोगे तो कुछ 21% के आसपास इन्होंने जो है इनके वॉल्यूम ग्रो किए। तो आपको इस हिसाब से आइडिया लग सकता है, इतनी बड़ी कंपनी 30% से सेल्स इंक्रीज कर रही है और इतनी छोटी कंपनी जो है वो इतना कम, मतलब अगर आप देखोगे तो इतना डी रेटिंग देखने मिल रहा है सेल्स के अंदर। तो लोग बोलते हैं ना कि आप स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा पैसा बना सकते हो लार्ज कैप के थ्रू। ये भी मैंने जो है आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अभी इस एग्जांपल के थ्रू कि लार्ज कैप के अंदर जो है आपका स्मॉल कैप से भी ज़्यादा पैसा बन सकता है अगर बिजनेस के अंदर ग्रोथ है तो। होपफुली आप ये एग्जाम्पल जिस तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूँ समझ पा रहे रहोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट जो थी JTL की वो बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो डी रेटिंग देखने मिल रहा था। पिछले 3 साल से 0 रिटर्न्स। APL अपोलो को अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल से 15% रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि APL अपोलो बेटर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 1 साल का देखोगे JTL का तो JTL सफ़र कर रहा है। पिछले 1 साल से अगर आप अपोलो को देखोगे तो अपोलो बेटर परफॉर्म कर रहा है। कौन बोला कि स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब खुद ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे मार्केट के अंदर, मैं तो बस आपको एक एक दो एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आपको खुद इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आप चाहते हो कि आप जो है किसी के मेरे वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, किसी और के वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, लोगों के टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, और आपको चाहिए वन-ऑन-वन मेंटरशिप की कौन से इंडस्ट्री के अंदर आपको कौन से फैक्टर्स ट्रैक करने चाहिए, क्या किसी स्टॉक के अंदर आपको ढूंढना चाहिए, आपको किस तरीके से बिजनेस एनालाइज करना चाहिए, और आप ऑलरेडी इक्विटी रिसर्च करते हो या फिर आपको सीखना है इक्विटी रिसर्च करना, तो आप जो है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको जो है वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगा। आप मुझसे बैठकर लाइव बैठकर सीख सकते हो, आप मुझे आपकी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। मार्केट के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई कंपनी के अंदर डाउट है, आपको पता नहीं है कि उसके फंडामेंटल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको पता नहीं उस कंपनी को किस तरीके से ट्रैक करते हैं, तो आप जो है मुझसे वन-ऑन-वन क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई कंपनी से दो आपको उनका वैल्यूएशन वगैरह कंपेयर करना है तो आप वो सब भी चीज़ें जो है मुझे पूछ सकते हो। अब इसके अलावा मैं डेली जो है 4 to 5 कंपनीज रीड करता हूँ, जो कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप में अपलोड करता हूँ। अपना आउटलुक, क्या मैं उस स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, क्या मैं स्टॉक को सेल कर रहा हूँ, मैं उस स्टॉक के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं उसको कब ट्रैकिंग लिस्ट में डालूंगा, कब वॉच लिस्ट में डालूंगा, ये सारी चीज़ें मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप में शेयर करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ अभी जो है Q4 रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q4 सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो है लाइव बैठकर सेशन भी करेंगे। हफ्ते के अंदर एक दिन हम ऐसा रखेंगे जहाँ पे हम सारी कंपनीज़ के उस वीक के अंदर रिजल्ट्स आए। अगर आप देखोगे तो जो कंपनी मैं ट्रैक करता हूँ उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी करंटली मैं जो है 400+ कंपनीज ट्रैक कर रहा हूँ, तो इन रिजल्ट्स को डिस्कस करते करते मैं अपना आउटलुक भी बताऊंगा कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी को बाय करने के लिए, इस कंपनी को सेल करने के लिए। इंटेंशन आपको बाय सेल एडवाइस देना नहीं है, इंटेंशन आपको ये समझाना है कि आप किस तरीके से जो है इक्विटी रिसर्च कर सकते हो और आपको जो है वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिल सके, क्योंकि बहुत लोगों को जो है सही एडवाइस देने वाले लोग नहीं होते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो है मुझसे वन-ऑन-वन मेंटरशिप ले सकते हो। आपको कुछ नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आपको बस ये फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है और आपको जो है आपका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। विदिन 24 आवर्स जो है मैं आपको वन-ऑन-वन आकर कनेक्ट करूँगा और आपको जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, और वहाँ से जो है आप आराम से मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछना स्टार्ट कर सकते हो, मुझसे वन-ऑन-वन कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर भी 2 प्लान्स है अगर आप देखोगे तो, एक जो है आपका 999 वाला है, दूसरा आपका एक ही प्लान है बेसिकली। एक और प्लान था बट वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम आगे जाकर बात करें तो अब कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि यार स्मॉल कैप कंपनीज जो है आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा देती है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स के अंदर। और स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो री रेटिंग जो है हमें बहुत ज़्यादा फास्ट देखने मिलती है। अब स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर आपको जितनी ज़्यादा री रेटिंग देखने मिलती है उतनी ज़्यादा फास्ट आपको डी रेटिंग भी देखने मिलती है, क्योंकि अगर आपकी वैल्यूएशंस हाई है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके कंपनी के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए और बिना ग्रोथ के अगर आप हाई वैल्यूएशंस पे चल रहे हो तो स्टॉक जो है डी रेट होना स्टार्ट कर देता है। अब इसके कुछ एग्जांपल, एक बाजार स्टाइल नाम की एक कंपनी है जहाँ पे अभी करंटली ग्रोथ थोड़ी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन पहले कंपनी सफ़र कर रही थी।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा था, डी रेटिंग देखने मिल रही थी स्टॉक के अंदर क्योंकि ग्रोथ अच्छी नहीं थी। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आप बोलते हो ना पैसा सेव होता है, तो यही चीज़ मैं आपको ट्रेंड के थ्रू कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। ट्रेंड के केस में अगर आप देखोगे तो पहले ट्रेंड बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था। अगर आप 3 साल का ट्रेंड का रिटर्न देखोगे तो स्टॉक 1200 के लेवल से 8000 के लेवल को टच करा चुका है। लेकिन पहले ट्रेंड के अंदर जो है ग्रोथ रेट भी ज़्यादा थी। अभी ट्रेंड के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट भी जो है वो रिड्यूस हो गई है जाकर, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ट्रेंड का स्टॉक जो है वो भी परफॉर्म करना बंद कर चुका है। तो इस तरीके से अब ट्रेंड के स्टॉक के अंदर अगर आप आज के डेट पे पैसा लगाने जाओगे तो यार ये तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ रेट रिड्यूस हो रही है ना स्टॉक की, और फिर आप बोलते हो कि स्टॉक पैसा नहीं बनाता है। तो ये चीज़ें होती है। अब स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर भी वही होता है। स्मॉल कैप स्टॉक का जैसे कि मैंने आपको ईपैक और पीजी का एग्जांपल लेकर समझाया किस तरीके से चीज़ें चलती है। स्मॉल कैप स्टॉक होने से ऐसा मतलब नहीं होता है कि यार स्टॉक जो है ज़्यादा पैसे बना कर देगा, स्टॉक रिटर्न आपको ज़्यादा लेकर आएगा, ऐसा मतलब नहीं होता है। स्मॉल कैप और लार्ज कैप ये सब चीज़ें जो है सिर्फ मिसकंसेप्शंस है, जो कि मार्केट कैप वाइज लोगों को जो है इंडेक्स बनाने में हेल्प होती है। इन सब चीज़ों से लोग एकदम जनरलाइज्ड ओपिनियन लेकर आ जाते हैं कि यार इस स्टॉक के अंदर ये चल रहा है, उस स्टॉक के अंदर ये चल रहा है। मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आया था। अगर आप देखोगे तो मैच्योर बिजनेसेस के अंदर जो है एक्सपांशन वगैरह रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मैं अगर एग्जांपल लूँ तो लोग लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर बोलते हैं कि आपके जो मैच्योर बिजनेस है ना उसके अंदर आपका एक्सपांशन रिड्यूस हो जाएगा। ज्वेलरी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर मैंने आपको कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल लिया, टाइटन जो कि इतना बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है। यहाँ पे अभी भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट्स अच्छे हैं टाइटन के केस में। अगर आप देखोगे तो 25% के आसपास टाइटन अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, दैट इज डिसेंट। और अगर आप उसी जगह पे सेनको को कंपेयर करोगे तो सेनको के स्टॉक के अंदर डी रेटिंग देखने मिल रही है। टाइटन का जो स्टॉक है आपके सेनको के स्टॉक से ज़्यादा पैसे बनाकर दे रहा है। रीजन बीइंग कि सेनको के स्टॉक के अंदर जो है ग्रोथ ही नहीं है। हाँ वैल्यूएशन डिफर करेगी मुझे पता है, बट सेनको के स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो 22% का ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि यार मैं जो कम रिस्क की कंपनी है वहाँ पे ही पैसे लगा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे ग्रोथ ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ें चलती है। तो क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं? हमें जो है कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है। आपके CDMO स्पेस के अंदर ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा है। सारा मैनेजमेंट पॉजिटिव बात कर रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट साइकिल समझ आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कैपिटल मार्केट स्टॉक के अंदर जाओगे तो यहाँ आप लार्ज कैप स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप का डिफरेंशिएशन तो कर लोगे। ये चीज़ें म्यूचुअल फंड्स के लिए करने में मजा आता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर आप खराब मार्केट साइकिल के अंदर एंटर करोगे तो ऑब्वियसली आप जो है उसको पैसा लूज करोगे वहाँ पे। अभी कैपिटल मार्केट की साइकिल खराब चल रही है, पिछले 6 महीने से इसी तरीके से चीज़ें चल रही है। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने, अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए और बहुत लोग जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो मार्केट साइकिल आपको देखना पड़ेगा। इसका मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ तो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम देखने मिला है। टाटा मोटर्स की कंपनी है। टाटा मोटर्स में अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर डी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। अगर आप 2023 की सेल्स को देखोगे और आप अभी की ग्रोथ देखोगे तो पिछले 4 क्वार्टर से आपकी ऑटोमोटिव कंपनीज के अंदर डी ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो अब ऐसा नहीं है यार कि आपका लार्ज कैप स्टॉक है मतलब सेफ है। अब होपफुली आपको ये इंटेंशन समझ गया होगा कि मैंने क्या इंटेंशन से ये वीडियो बनाया। लार्ज कैप स्टॉक है सेफ है, मिड कैप स्टॉक है मॉडरेट रिस्क है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये है वो है, अरे भाड़ में जाए, होती ही नहीं है ऐसी चीज़ें। ये जो है सिर्फ मिसकंसेप्शन है जो कि यार आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोगों ने बनाकर रखे। हर चीज़ जो है आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करेगी, कौन से मार्केट साइकिल के अंदर आप एंटर करते हो उस पर डिपेंड करेगी। अगर माइक्रो फाइनेंस को देखोगे तो साइकिल जो है अभी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई है। पिछले 6 महीने पहले अगर आप देखते तो माइक्रो कैप की जो साइकिल है, आपका माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल है वो खराब परफॉर्म कर रही थी, इसलिए आपके माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहे थे। ये आपको पता होना चाहिए, आपको फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। और यही चीज़ें जो है आप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर सीखते हो। और इसके साथ साथ मैं जो है एक वर्कशॉप लाने का भी सोच रहा हूँ, जहाँ पे जो है हम लोग लाइव बैठ कर डिस्कस करेंगे। अब उसके डिटेल्स मैंने अब तक डिस्कस नहीं किए, लेकिन वहाँ पे आप जो है इक्विटी रिसर्च सीख सकते हो। लाइव 2 डेज़ का वर्कशॉप होगा, वो कुछ 10 to 15 आवर्स के आसपास हम रखेंगे उसे। और लाइव आप इक्विटी रिसर्च सीख सकते हो, किस तरीके से वॉच लिस्ट बनाते हैं, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो अगर आप उस वर्कशॉप के अंदर इंटरेस्टेड हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना। मैं जल्द से जल्द मतलब 1-1.5 महीने के टाइम के आसपास मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं 100% जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो वो आप देख लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपका ओपिनियन बता देना उससे रिलेटेड। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी का हमें ग्रोथ पोटेंशियल देखना है कि कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ है तो ही कंपनी जो है आपको रिटर्न देगा, अगर ग्रोथ नहीं है तो यार आप रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हो।
आपको जो है सेक्टर के ट्रेंड्स पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर कुछ मेट्रिक्स होते हैं जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए। कैपिटल मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम्स ट्रैक करनी चाहिए। जब वॉल्यूम्स रिड्यूस होना स्टार्ट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है। नहीं तो फिर आप ऐसे ही लार्ज कैप स्मॉल कैप वगैरह पकड़ कर बैठे रहोगे तो मैक्सिमम केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे पर रिटर्न ही नहीं बन रहा होगा, जो कि सबसे बड़ा रिस्क होता है। आपका कैपिटल रिस्क हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपके कैपिटल पे आप वही कैपिटल दूसरी जगह रिटर्न पुट कर सकते हो वहाँ पे, मतलब एफडीज वगैरह के थ्रू, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना बढ़ जाता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें होती है। इसके साथ साथ आप कोई भी कंपनी के अंदर, कोई भी स्टॉक के अंदर एंटर करते हो, मार्केट कैप को आप स्किप कर दो। आपको एक चीज़ देखनी है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है क्या। क्योंकि बहुत लोग क्या करते पता है क्या, एकदम हाई वैल्यूएशन के अंदर कंपनीज के अंदर एंटर करते हो और फिर बोलते हैं कि यार फंस गया मैं तो। अब इसका एक एग्जांपल है E2E नेटवर्क्स। E2E नेटवर्क्स के अंदर ग्रोथ रेट अब रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई। अब पहले अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी स्टॉक की। अगर आप इसका पी देखोगे तो 250 के पी के आसपास भी लोगों ने एंटर किया है E2E के अंदर। अब ग्रोथ रेट रिड्यूस हो गई, और जब वैल्यूएशन आपकी हाई होती है और आपकी ग्रोथ रेट थोड़ी भी रिड्यूस हो जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ता। यही मैं आपको ट्रेंड का भी एग्जाम्पल दूंगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, कौन सा कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप, मनी कैप, कौन सा कैप अलग अलग होता है, वो स्टॉक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ेगा कि यार आपके स्टॉक की जो पेस ऑफ ग्रोथ रेट है उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है। स्लो डाउन देखने मिल रहा है तो डी रेटिंग होगी ही। ट्रेंड का भी अगर आप स्टॉक देखोगे तो 20% से गिरा था जिस दिन मार्केट फॉल हुआ था तब। अब ऐसा तो आप बोल नहीं सकते हो कि यार लार्ज कैप स्टॉक है तो वॉलेटिलिटी कम रहेगी। वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी देखने मिलेगी। तो चीज़ें आपके बिजनेस मॉडल पे, मार्केट साइकिल पे, ग्रोथ पोटेंशियल पे, आपके सेक्टर की टेलविंड्स पे और इसके साथ साथ वैल्यूएशंस पे भी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। मार्केट जो है आपका कैप देखकर फॉल नहीं आता है उस कंपनी के अंदर। ये कैप देखकर प्राइस इंक्रीज नहीं होता है कि चलो लार्ज कैप स्टॉक है ना तो कम प्राइस इंक्रीज करेंगे। ट्रेंड का अगर आप पिछले रिटर्न देख लोगे पिछले 3 साल का, तो अगर आप देखोगे तो 60% CAGR का रिटर्न। वही अगर आप TCS के अंदर बैठे हो, ब्रिटानिया के अंदर बैठे हो जहाँ रिटर्न नहीं आ रहा है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि सोचते कैसे। अब देखो, अब उन स्टॉक्स के अंदर बैठे हो जहाँ रिटर्न नहीं आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड जैसी कंपनीज देखोगे तो रिटर्न स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमें सोचना चाहिए। होपफुली आपका ये लार्ज कैप वाला सीन जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप बिजनेस मॉडल आप स्टडी कर सकते हो, जैसे कि CDMO बिजनेस के अंदर टेलविंड्स है। फिर इसके बाद अगर आप ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर देखोगे तो वहाँ पर टेलविंड्स चल रही है। फिर उसके बाद बाकी सेक्टर्स को अगर आप ट्रैक करते हो, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स हो गए तो वहाँ पर टेलविंड्स चल रही है। तो इस तरीके से आप खुद जाकर स्टडी करो। होपफुली आपको समझ गया होगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स बेटर होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स बेटर होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स बेटर होते हैं। एट द एंड इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि तीनों में से कोई बेटर नहीं होता है। मार्केट को चाहिए ग्रोथ, मार्केट को चाहिए आपकी कंपनी की अप साइकिल। ये मत देखना कि यार डाउन साइकिल के अंदर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर फंस जाओगे, फिर बोलोगे तो यार ये मत बोलना मुझे। आपको साइकिल भी समझ आनी चाहिए कंपनी की, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की साइकिल जब खराब हुई तब कंपनीज के स्टॉक जो है 50-60% से भी करेक्ट हुए। अरमान फाइनेंशियल नाम का एक स्टॉक है जो कि ओवर 50% करेक्ट हो चुका था अगर आप देखोगे तो। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिजनेबल हो गई थी यहाँ पे, बट वही है यार कि ग्रोथ रेट कब आएगा पता नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है Q1 FY26, लेकिन हमें जो है ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो होपफुली आपको समझ गया होगा कि कौन सा कैप आपके लिए बेटर है। और अगर आप देखोगे तो कोई आपको बोलता है लार्ज कैप के अंदर ग्रोथ नहीं है, गलत बोल रहा है। लार्ज कैप के बहुत सारा स्टॉक्स है जो कि ग्रो कर रहे हैं। वरुण बेवरेजेस हो गया, जोमेटो हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ढूंढोगे उतने स्टॉक्स है। मिड कैप के अंदर ग्रोथ जो है मीडियम है। मिड कैप के बहुत सारा स्टॉक्स है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है। ये तो कुछ एक तो केस स्टडीज़ लेकर आया हूँ मैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो कि स्मॉल कैप से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि यार स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ रेट है। हाँ है, लेकिन स्मॉल कैप के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है अगर आप देखोगे तो यार जो कि सफ़र कर रहे हैं, सफ़र क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है। इससे बेटर लार्ज कैप स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इनका मार्केट शेयर वगैरह ईट कर रहे हैं अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको जो है स्टडी करना चाहिए। होपफुली ये वीडियो ने जो है आपकी हेल्प की होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़, नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो वर्कशॉप्स वगैरह के लिए तो आप जो है मुझे बताना। मैं लेकर आ रहा हूँ इक्विटी रिसर्च का वर्कशॉप, जहाँ आप सीखोगे कि यार किस तरीके से इक्विटी रिसर्च वगैरह करते हैं, किस तरीके से किसी भी सेक्टर को ट्रैक करते हैं। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी नहीं, इमीडिएट नहीं लाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे उसके लिए, क्योंकि मेरे को कॉन्टेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसमें मुझे बेस्ट इन द इंडस्ट्री वर्कशॉप बनानी है, वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो। तो वो मैं लाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो बस कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आकर बता देना। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये वीडियो जो है यहाँ तक देखा है
और आपको पसंद आ रहा है तो मुझे बता देना कि यार आपने वीडियो यहाँ तक एंड तक बैठ कर देखा है और आपने चीज़ें समझी है। और इस वीडियो ने जो है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मिसकंसेप्शन जो कि आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वगैरह सिखाते, वो मिसकंसेप्शंस क्लियर करने पे फोकस किया है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है ना वीडियो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर मुझे बताना। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।